Right, so I'm restarting with the derivation for the electric field on the axis of the dipole. So I'm taking up the negative charge over here, minus q, positive charge over here as plus q, and on the axis of it, line connecting the centers of it, axis of it, I'm taking a particular point P over here. And this is the center of it, that is a point O, right? Length is 2L, मतलब separation between the two charges कितना given है? 2L given, right? That's a 2L, which is the separation between them. And now the distance from the center to the point P, that is supposed to be equal to R. तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस चेक करते हैं, so that becomes R minus of L. और अगर हम नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस चेक करते हैं, so that becomes R plus of L. पॉजिटिव से डिस्टेंस और नेगेटिव से डिस्टेंस. Now, if you check in the direction, of the field because of the positive charge, so away आएगी. So that is E positive. That is because of the positive charge. और नेगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड्स आएगी. So that's a field direction because of the negative charge. So by the principle of superposition, we can write the value for the net field. So the net field should be equal to the vector addition of the positive charge and because of the negative charge. Positive charge and the negative charge. A positive charge से जो distance है देख लो r minus l आ रहा है. So that is k into q upon r minus l whole square. और जो डायरेक्शन है दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आई कैप हो गया. और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो डिस्टेंस है वो कितना है? आर प्लस एल. ये पूरा डिस्टेंस जो है आर प्लस एल. और डायरेक्शन भी इस तरफ आ रहा है. सो दैट इज के इंटू क्यू एंड अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर. और डायरेक्शन क्या है? माइनस ऑफ आई कैप. राइट, ओके. सो अब क्या करें? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो के इंटू क्यू तो कॉमन है, एलसीएम ले लो. सो आर प्लस एल होल स्क्वायर आ जाएगा. ओपन कर लेते हैं. आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस ऑफ आर माइनस एल होल स्क्वायर आ जाएगा. सो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एंड प्लस 2rl डिवाइडेड बाय ए प्लस बी. ए माइनस बी नीचे देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी. सो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और उसका स्क्वायर भी है, ठीक है ना? स्क्वायर भी है एंड दैट्स आई. ठीक है. सो नाउ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये पूरा कैंसिल आउट है. देखो कैंसिल हो गया. क्या बच गया? 4rl. So the value for the electric field that becomes equal to k into q into 4rl of I cap divided by r square minus l square whole square. This becomes in the expression, right? This becomes in the expression over there. Okay, अब ये एक्चुअली में डेरिवेशन खत्म हो जानी चाहिए यहाँ पे, लेकिन नहीं होगी खत्म. रीजन हम ये नहीं बोल सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ डाइपोल इज बिकॉज ऑफ ए चार्ज. ये नहीं बोलते हैं. अब क्यों नहीं बोलते हैं? उसके पीछे एक बहुत सिंपल सा साधारण सा रीजन है कि अब नेट चार्ज ऑन डाइपोल देखोगे जीरो आएगा. एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. तो इस वजह से हम ये नहीं बोलते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ डाइपोल इज ड्यू टू इट्स चार्ज. तो क्या बोलते हैं फिर? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इज बिकॉज ऑफ इट्स डाइपोल मूवमेंट. किसकी वजह से? उसके डाइपोल मूवमेंट की वजह से. तो हमें क्या करना है? इस एक्सप्रेशन में डाइपोल मूवमेंट को बस एडजस्ट करना है. तो पहले तो डाइपोल मूवमेंट कितना है? So the dipole moment is supposed to be equal to q into separation 2l. और डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ये डायरेक्शन हो गया. तो ये क्या डायरेक्शन है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो q into 2l आई क्या? इसको अब यहां पे एडजस्ट कर लो. कैसे? देखो 2 अलग लिखो, k अलग लिखो, r अलग लिखो और q into 2l आई कैप ये इकट्ठा कर लो. बाकी मल्टीप्लाई करके देख लो, सेम आ जाएगा. 4k lr सारा कुछ सेम है. 4k lr q भी है ना? एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब ये वाली टर्म पूरी देखते हो तो ये तो आपकी डाइपोल मूवमेंट आ गई, पूरी डाइपोल मूवमेंट आ गई. सो हेंस दिस पर्टिकुलर टर्म दैट बिकम ट्वाइस ऑफ k इनटू p इनटू r अपॉन r स्क्वायर माइनस ऑफ l स्क्वायर का होल स्क्वायर. ये बन गया. और ये आपकी अब डेरिवेशन कंप्लीट हो जाती है. कहां पर है? एक्सियल पॉइंट पर है, एक्सिस के ऊपर है. डायरेक्शन कहां है भाई? तो डायरेक्शन तो साफ पता चल रहा है कि जो डायरेक्शन है that is along the dipole moment. एक्सिस पे जो डायरेक्शन होता है कहां पर होता है? along the dipole moment. दिख भी रहा है. नेट फील्ड इधर आ रही है, E प्लस E माइनस से. E प्लस ज्यादा थी क्योंकि सेपरेशन कम था, R माइनस एल. इनवर्स स्क्वायर लॉ है, तो ये वाली फील्ड ज्यादा थी. तो डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है और वही डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट का था. तो ये बिल्कुल फिट हो गया है, राइट. और एक बात और कि शॉर्ट डाइपोल बना दो
क्योंकि शॉर्ट डाइपोल आइडियल डाइपोल होता है। और आइडियल डाइपोल होता क्या है? आइडियल डाइपोल का मतलब जो सेपरेशन कम रखें और चार्ज की वैल्यू ज्यादा रहे ताकि डाइपोल मोमेंट ज्यादा रहे। क्यों भाई? क्योंकि डाइपोल मोमेंट अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी, लेकिन स्ट्रक्चर भी खराब नहीं होना चाहिए। इस वजह से हम उसका साइज क्या रखते हैं? छोटा रखते हैं। सो दैट्स आल्सो नोन एज आइडियल डाइपोल। पर आपको ज्यादातर लैंग्वेज शॉर्ट डाइपोल की आएगी। तो शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या हो गया कि ये लेंथ कम है इन कंपैरिजन टू द पॉइंट डिस्टेंस। सो आर की वैल्यू ज्यादा है, ये सेपरेशन कम है, इसका मतलब आर वैल्यू इज सपोज टू बी मच ग्रेटर देन एल। और इसको अगर आप यहां यूज कर लेते हो तो ये जो एक्सप्रेशन है दैट रिड्यूसेस, अप्रोक्सीमेट लिख देंगे ऐसे सिंबल लगा के, सो ट्वाइस ऑफ केपी अपॉन आर क्यूब, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा फॉर द एक्सिस बिहेवियर। डेरिवेशन आ गई। तो ये 3 मार्क्स की डेरिवेशन होती है, जिससे 3 मार्क डेरिवेशन ओवर है वो ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। 2 डेरिवेशन है, एक तो ये होगी और दूसरी डेरिवेशन होती है ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। वैसे हमने लेक्चर्स में 3 डेरिवेशंस करी हुई, इनफैक्ट 4, पर फिर वो सब्जेक्टिव बोर्ड में जनरल पॉइंट की डेरिवेशन नहीं आती है। डेरिवेशन या तो इक्वेटोरियल पॉइंट की आती है या तो एक्सियल पॉइंट की आती है। तो अब हम एक्सियल पॉइंट की डेरिवेशन तो खत्म कर चुके हैं, राइट, खत्म ओवर हो चुकी है। और बहुत एक रिजल्ट मिल गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है दैट्स प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब, 2 kp बाय आर क्यूब। अब ग्राफ तो वही बन रहा है हाइपरबोला, पर क्योंकि आर क्यूब है तो थोड़ा सा स्टीपर हाइपरबोला बनेगा, स्लोप बदल जाएगी ना। अब प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर है, 1 बाय आर स्क्वायर है, 1 बाय आर क्यूब है, तो सारे ग्राफ हाइपरबोला बनेंगे, तो सबकी स्लोप डिफरेंट होगी, राइट। तो ये आपका आर क्यूब है तो उसकी स्लोप जाहिर सी बात है अगर आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो डी बाई डी आर निकालोगे तो -3 अपॉन आर पावर 4 आएगी, तो थोड़ा स्टीपर फील हो जाएगा। तो स्टीपर हाइपरबोला, तो दैट्स प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब। तो पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कैसी होती है? 1 बाय आर स्क्वायर, और डाइपोल की वजह से कैसे आती है? 1 अपॉन आर क्यूब, राइट। ये कहां पर है? अभी एक्सिस पर है। अब देखते हैं इक्वेटर पे। सो वी आर गोइंग टू डिराइव नाउ ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। तो चलो इक्वेटोरियल पॉइंट पे अब डेरिवेशन देखते हैं। सो ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट, तो हमारे पास है -q चार्ज है और ये +q चार्ज है, ये सेंटर पॉइंट है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, इससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ही इक्वेटोरियल लाइन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इक्वेटोरियल लाइन। और उसके ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं कहीं यहां पे, दैट्स अ पॉइंट P, जिसका डिस्टेंस सेंटर से r के बराबर है, ये डिस्टेंस l के बराबर है, ये भी डिस्टेंस l के बराबर है, मतलब सेपरेशन 2l हो गया। और डाइपोल मोमेंट अभी भी सेम है, दैट इज इक्वल टू q इनटू 2l i कैप, इस डायरेक्शन में, राइट, -q से +q की तरफ, ठीक है। तो हमने डाइपोल मोमेंट को, उसके डायरेक्शन को, ओरिएंटेशन को नहीं छेड़ा है, हमने बस पॉइंट को शिफ्ट कर दिया, पॉइंट कहीं और ले लिया। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से फील्ड चेक करेंगे, तो वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इधर आएगी, दैट इज ई पॉजिटिव। और अगर हम नेगेटिव चार्ज की वजह से चेक करते हैं तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में आएगी, दैट इज सपोज टू बी ई नेगेटिव, राइट, पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव, ये आ गई। अब इन दोनों फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस r है, ये l है, तो ये जो साइड होगी दैट विल बी रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इजी है, पाइथागोरस से आ जाएगी। ये भी साइड सेम है, रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। हालांकि दोनों फील्ड का डायरेक्शन डिफरेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम है, तो मेंशन कर लो E प्लस एंड E माइनस, इनका मैग्नीट्यूड बेसिकली सेम आ रहा है, डायरेक्शन अलग अलग है। और वैल्यू है कितनी? जैसे पॉइंट चार्ज की होती है kq अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, सो रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ये आ गया kq अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब एंगल ले आते हैं, तो लेट्स अज्यूम दिस एंगल इज थीटा, सिमेट्री से ये एंगल भी थीटा आ जाएगा, और फिर देखो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल, और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब दोनों वैल्यू को ई नॉट रख दो आप, ई नॉट, ठीक है, तो ये भी ई नॉट हो गई वैल्यू और ये भी ई नॉट, इसका कॉम्पोनेंट ले लो इधर, ये एंगल थीटा है तो ई नॉट कॉस थीटा हो जाएगा, और इसका दूसरा कॉम्पोनेंट इधर आ जाएगा, विल बी ई नॉट साइन थीटा, ठीक है। और सेम तरीके से इसको रिजोल्व कर लो, तो इसका कंपोनेंट भी आ जाएगा ई नॉट कॉस थीटा, इधर सिमेट्रिकल फिगर है ना, और इधर आ जाएगा ई नॉट साइन थीटा। या आप ऑल्टरनेटिवली भी कर सकते हो कि इन दोनों का वेक्टर सम ले लो, बीच का एंगल 2 थीटा है, तो ऑल्टरनेटिवली भी कर सकते हैं, लेकिन हम अब लिख देंगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन जो नेट फील्ड आ रही है, तो सब कुछ आपने डायग्राम में दिखाई दिया है।
सो जो नेट फील्ड है कहां पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, कितनी होगी 2 ई नॉट cos थीटा, और डायरेक्शन किधर हो गया माइनस ऑफ आई, क्या डायग्राम में सब दिख गया है, वैल्यू कितनी होगी 2 ई नॉट cos थीटा, कहां लग रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लग रही है। तो सब कुछ डायग्राम से कंप्लीट है, ये डेरिवेशन बिल्कुल सही जा रही है, इसके अंदर और कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ई नॉट की वैल्यू यहां से प्लेस इन कर दो, सो द ई इक्वेटोरियल, ये वेक्टर में है, डायरेक्शन भी साथ में है, दैट इज 2 into ई नॉट, ई नॉट की वैल्यू प्लेस करो, दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, स्क्वायर हो गया है ना, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर, तो रूट गायब हो गया, एंड इनटू cos थीटा, वो डायग्राम से देख लो, तो cos थीटा कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो एल अपॉन दिस वैल्यू, एल अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है माइनस आई का। अब क्या करें, अब बस कंबाइन करो, कहानी खत्म, डेरिवेशन ओवर, कंबाइन करो मतलब देखो k 2b यूज आ जाएगा, q इंटू 12 आई कैप, ये आ गया, ठीक है ना, q इंटू 12 आई कैप, एक माइनस रह गया, एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पावर देखो पावर यहां से 1 है और यहां से हाफ है, सो 1 प्लस हाफ 3/2 हो गई, और ये अपना क्या बन गया, डाइपोल मूवमेंट बन गया, q इंटू 12 आई कैप, हेंस द वैल्यू फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर, दैट बिकम्स हाउ मच, माइनस k इंटू p divided by r square plus l square raised to the power 3/2, that becomes your expression for the electric field, कहां पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ये तो हो गई जनरल डेरिवेशन, जनरल डेरिवेशन, हाँ इक्वेटोरियल पॉइंट पे जनरल डेरिवेशन, मतलब शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या बनेगा, तो शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन फिर से r की वैल्यू l से काफी ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर में आप l को गायब कर लोगे r के कंपैरिजन में, वैसे नहीं कर सकते हैं, पर जब कंपैरिजन गिवन है तब, तो फिर ये आर स्क्वायर पावर 3/2 आर क्यूब आ जाएगा, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एज माइनस के पी एंड अपॉन आर क्यूब, माइनस साइन बेसिकली डायरेक्शन बता रहा है, फीचर अभी भी सेम है कि ये 1/r क्यूब है अभी भी, पर डायरेक्शन की बात करें, सो जो डायरेक्शन आ रहा है दैट इज माइनस ऑफ द डाइपोल मूवमेंट, मतलब डाइपोल मूवमेंट के ऑपोजिट है, ये माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट का था, और जो नेट फील्ड आ रही है, ये नेट फील्ड है, वो इस डायरेक्शन में आ रही है, बिल्कुल इसका ऑपोजिट आ रही है, तो करेक्ट लैंग्वेज ऑपोजिट नहीं है, पता है हम लोगों को, करेक्ट लैंग्वेज एंटी पैरेलल, क्या आ रही है, इसके एंटी पैरेलल, थोड़ी शिफ्टेड है ना, जैसे लैंग्वेज क्या लिखेंगे, एंटी पैरेलल, सो दिस इज इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन टू द डाइपोल मूवमेंट। अगर एक्सियल पॉइंट होता है तो फील्ड कहां पर होती है, अलोंग द डाइपोल मूवमेंट, और अगर इक्वेटोरियल पॉइंट है तो फील्ड कहां पर है, एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मूवमेंट। दीस आर द टू डेरिवेशंस, टू डेरिवेशन, कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा आएगी, बट मतलब काफी बार आती है, तो एक एक्सियल लाइन की और दूसरी आपकी इक्वेटोरियल पॉइंट की, राइट। तो दोनों में क्या कोई रिलेशन है, दोनों में क्या कोई रिलेशन है, बिल्कुल है, और वो जो रिलेशन है हम उसको किस तरीके से लिखेंगे, दैट इज ई एक्सियल is double of the equatorial, लेकिन माइनस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ में, लेकिन ये रिलेशन सिर्फ तब वैलिड है जब हम शॉर्ट डाइपोल को यूज करते हैं, है ना, शॉर्ट डाइपोल को, तो शॉर्ट डाइपोल के लिए जो एक्सिस की वैल्यू है दैट इज ट्वाइस ऑफ केपी अपॉन आर क्यूब, और जो इक्वेटर की वैल्यू है दैट इज माइनस ऑफ केपी अपॉन आर क्यूब, है ना, तो ये शॉर्ट डाइपोल के लिए रिजल्ट वैलिड है, तो ये आपका रिजल्ट है, मैग्नीट्यूड में डबल है, जैसे यहां लिखा हुआ है, एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल की वैल्यू का रेशियो लोगे तो डबल आ रही है, और ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन नहीं है तो फिर ये रिलेशन नहीं है ना, तो दूसरे रिलेशन भी आपको पता होने चाहिए, जैसे ये रिलेशन है एक्चुअल रिलेशन है ना, वैसे ही आपका जो एक्सियल वाला है उसका भी एक्चुअल रिलेशन है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज ट्वाइस ऑफ केपी अपॉन इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। तो ये रिलेशन आपका एक्सिस पर है, इसका एक्चुअल रिलेशन है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है, और ये आपके जो रिलेशन है दे आर फॉर शॉर्ट डाइपोल। अधिकतर क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी शॉर्ट डाइपोल पे रहते हैं, अधिकतर क्वेश्चन, है ना, तो ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल में वैल्यूज को देखते हुए, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट सेशन में, पर ध्यान रखना होता है कि वो कौन सा फॉर्मूला आपने यूज करना है, ज्यादातर शॉर्ट डाइपोल के होते हैं, पर कभी कभी ये वाला फॉर्मूला भी यूज हो जाता है, राइट। सो दिस इज नॉट फॉर द शॉर्ट डाइपोल, दिस इज फॉर द शॉर्ट डाइपोल। चलो फिर और क्या क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर हम एक डाइपोल को
किसी यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखें तो उसके ऊपर मैकेनिकल बिहेवियर क्या होगा। दोबारा से, अगर हम एक डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, अब एक्सटर्नल फील्ड दो किस्म की हो सकती है, या तो यूनिफॉर्म या तो नॉन यूनिफॉर्म। तो हम मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म है, पहले यूनिफॉर्म है, तो पहले बात करते हैं फोर्स की। तो जैसे दिख रही है यूनिफॉर्म फील्ड है। अब यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या होता है, देखो सारी फील्ड लाइंस का डायरेक्शन एक ही तरफ है और सबके बीच में स्पेसिंग भी सेम आ रही है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म फील्ड का रिप्रेजेंटेशन हो गया। और अब आपने इसके अंदर डायपोल रख दिया, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, डायपोल प्लेस कर दिया आपने। इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, माइनस से लेके प्लस की तरफ, ये डायपोल मोमेंट हो गया। और फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ये ई का डायरेक्शन है, ठीक है ना। अब आपने डायपोल जैसे ही रखा तो पुराना कॉन्सेप्ट फिर से आ गया कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहां लगेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये पर्टिकुलर फोर्स को आपने F1 लिख लिया, कितना F1। तो F1 कितना हो गया, Q इंटू ई। कहां पे लगी है फोर्स, आई कैप पे, पॉजिटिव डायरेक्शन में। और अब ये नेगेटिव चार्ज है, सो कॉन्सेप्ट नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फील्ड। इसका मतलब F2 है दैट बिकम्स इक्वल टू Q इंटू ई एंड माइनस ऑफ आई कैप, ऐसा हो गया। अब अगर आप नेट फोर्स को चेक इन करो, अगर आप नेट फोर्स चेक इन कर रहे हो, सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर द नेट फोर्स, दैट इज इक्वल टू F1 प्लस F2, so that works out to be equal to 0, that works out to be equal to 0। अब कॉन्सेप्ट बन गया, स्टेटमेंट बन गई कि नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड इज ऑलवेज 0 इन एनी ओरिएंटेशन। क्या बोला, इन एनी ओरिएंटेशन। कैसे भी रखा हुआ है ना, मतलब इसका फील्ड के साथ में एंगल जनरल है थीटा। तो थीटा क्या एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एंड द डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन। इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। और कोई भी एंगल रख लो, नेट फोर्स 0 आएगी। तो ये क्लियर हो गया दैट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड इज इक्वल टू 0 एंड इन एनी ओरिएंटेशन, कोई भी ओरिएंटेशन देख लो। लेकिन अगर वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगी तो फिर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिर एक जगह फोर्स आएगी QE1 और दूसरी जगह आएगी QE2, तो वो आपस में कैंसिल नहीं होगी। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड अगर आ जाती है, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में द नेट फोर्स इज नॉट 0, नेट फोर्स 0 नहीं आएगी, राइट। इनफैक्ट उसको निकालने का तरीका भी होता है, फॉर्मूला भी होता है। और जो नेट फोर्स आती है दैट विल बी इक्वल टू P इंटू DE अपॉन dr। ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाता है P इंटू DE बाई dr। उसके अंदर P डायपोल मूवमेंट है और ये DE बाई dr मतलब पोजीशन के साथ में फील्ड जो है वो वेरी कर देगी। तो तब ये एक्सप्रेशन आपका आएगा फोर्स। अब देखो यूनिफॉर्म फील्ड होगी तो फिर सब जगह फील्ड सेम है, तो DE बाई dr 0 हो जाता है। इस वजह से फोर्स कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। यूनिफॉर्म फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में नॉन 0 है, तो फोर्स नेट इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि DE बाई dr 0 नहीं आ रहा है। क्लियर है, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का हो गया, करेक्ट है। ये हो गया फोर्स का फीचर। अब आ जाता है टॉर्क। अब आपने इस ओरिएंटेशन में रख दिया, अब आपको इसके ऊपर टॉर्क चेक करना है, करते हैं भाई। तो टॉर्क चेक करते हैं, कैसे, ये लाइन स्केच करते हैं और ये लाइन स्केच करते हैं। इसको लिख देते हैं y, ये x और ये z, ठीक, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब ये जो लेंथ है पूरी, ये 12, ये जो लेंथ है दैट इज 12, ये एंगल, ये थीटा है तो ये एंगल थीटा हो गया। तो ये 12, ये थीटा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा दैट इज 12 sin थीटा। ये डिस्टेंस आ गया कितना, 12 sin थीटा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क बनाना है। तो आप बोलोगे टॉर्क इज इक्वल टू द टॉर्क बाय किसके, दैट इज बाय द फोर्स F1 एंड प्लस द टॉर्क बाय द फोर्स F2, दोनों की वजह से, ठीक है। F1 की वजह से, F2 की वजह से। अब F1 ये वाली फोर्स है, पहली वाली जो फोर्स यहां पर है, और F2 ये वाली फोर्स है, ठीक है। ये जो दोनों फोर्सेस है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। सो F1 एंड F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और उसका F लिखा हुआ है और वो Q इंटू E के बराबर है। यूनिफॉर्म फील्ड में डेरिवेशन, यूनिफॉर्म फील्ड में। अब आप किस पॉइंट पे टॉर्क देख रहे हो, तो मैं X पे देख रहा हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं टॉर्क चेक कर रहा हूं तो F2 की वजह से नहीं आ रही है, 0 आ रही है क्योंकि फोर्स उसी पॉइंट से पास कर रही है। तो मैं ये X के अबाउट देख रहा हूं। सो अबाउट X, कहां देख रहे हैं, अबाउट X मेंशन करेंगे। तो F2 का टॉर्क तो 0 आ रहा है क्योंकि वो उसी पॉइंट से पास करे, पर F1 का 0 नहीं आ रहा है। तो F1 का ये लाइन ऑफ एक्शन है और इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 12 sin थीटा।
सो दैट इज F1 एंड इनटू, पहले YZ लिख लो, डेरिवेशन भी तो दिखानी है, और फिर F1 और F2 तो सेम ही थे, Q इंटू E, और YZ आ गया, और YZ कितना हो गया यहां से 12 sin थीटा। तो ये आपका टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया, क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और ये आपका क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो अब साथ में इसको क्लॉकवाइज लिख सकते हैं, क्योंकि आपने कैसे लिखा हुआ है, दैट इज एज अ वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। सो क्यू ई इंटू 12 साइन थीटा क्लॉकवाइज आ गया, है ना, क्लॉकवाइज ये रोटेट करेगा, फील हो रहा है, बिल्कुल फील हो रहा है ना, ये इस पॉइंट के बाद इसको ऐसे रोटेट करेंगे, वेरी गुड। और अब एडजस्टमेंट कर लो, एडजस्टमेंट मतलब देखो, Q इंटू 12 को एक साथ लिख लो, एन इंटू ई साइन थीटा क्लॉकवाइज, और Q इंटू 12 अपना डायपोल मूवमेंट होता है, सो दैट इज पी ई साइन थीटा क्लॉकवाइज, ठीक है। अब पी ई साइन थीटा लिखे या ई पी साइन थीटा लिखे, पता जो भी मर्जी लिखो, थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल, ये पी का डायरेक्शन, ये पी का डायरेक्शन है, और ये ई का डायरेक्शन है, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा, है ना। तो पी का डायरेक्शन थीटा, और क्लॉकवाइज बोला है तो पी क्रॉस ई क्लॉकवाइज आ रहा है ना, पी क्रॉस ई क्रॉस पी देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, पर अपना तो क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब पी क्रॉस ई फिट हो रहा है, तो हेंस वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज इक्वल टू पी क्रॉस ई। So that's the derivation. That's the derivation of the torque experienced by the dipole in the electric field. कितना है एक्सप्रेशन, as equal to P cross E. P cross E. क्या ये टॉर्क जीरो होता है, मैग्नीट्यूड तो पता चली गया ना, P sin थीटा होता है, तो क्या ये टॉर्क जीरो होता है, हो सकता है, अगर थीटा जीरो हो जाए तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, और भी हो सकता है अगर थीटा 180 हो जाए तो भी ये टॉर्क जीरो हो जाएगा। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो फोर्स तो जीरो होगा हमेशा, पर टॉर्क कभी कभी जीरो हो सकता है, अगर एंगल जीरो हो या 180 हो, जनरली टॉर्क रहेगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो फोर्स भी नॉन जीरो है, टॉर्क भी नॉन जीरो आ जाती है मोस्टली केसेस में, राइट। सो ध्यान रखना कि किस तरीके की फील्ड पूछी हुई है, और फिर क्या पूछा हुआ है कि भाई फोर्स लगेगी, टॉर्क लगेगी। तो यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स हमेशा जीरो है, वही एक स्टैटिक बिहेवियर है कि हमेशा फोर्स क्या रहेगी यूनिफॉर्म फील्ड में जीरो, टॉर्क मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो, ओके। सो मे और मे नॉट बी जीरो का मतलब है कि टॉर्क की वैल्यू जीरो हो सकती है, उसको हम मिनिमम बोलेंगे, मिनिमम टॉर्क जीरो, जब थीटा कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है, या थीटा फिर कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है, सो दैट इज द केस ऑफ द मिनिमम टॉर्क। तो ये टॉर्क का एक्सप्रेशन आपका पीई साइन थीटा आ रहा है, तो मैक्सिमम कब होगी, अंडरस्टूड है, जब थीटा 90 डिग्री हो जाए या π/2 हो जाए, तो उस समय टॉर्क आपका मैक्सिमम हो जाएगा, और उसका एक्सप्रेशन कितना है, P इंटू ई आ जाएगा, जैसा मैक्सिमम फॉर द वर्क डन बाय द डाइपोल, क्या बोलेंगे, द वर्क डन बाय द ऑन द डाइपोल बाय द फील्ड। फील्ड ने क्या काम करा, हमारे पास ये यूनिफॉर्म फील्ड है, एंड देन वी हैड प्लेस द डाइपोल इन दिस फील्ड। तो जैसे ही आपने इसके अंदर डाइपोल को प्लेस करा तो किसी ओरिएंटेशन में, तो फील्ड ने क्या करा, इसके ऊपर टॉर्क लगानी शुरू कर दी। अभी तो इतना एंगल था, तो वो टॉर्क लगाती रहेगी, है ना, लगाती रहेगी जब तक ये पूरा ओरिएंट ना हो जाए, मतलब थीटा जीरो ना आ जाए, क्योंकि जब थीटा जीरो हो जाएगा तो टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। तो हेंस द फील्ड कीप्स ऑन अप्लाइंग द टॉर्क ऑन इट अंटिल द टॉर्क बिकम जीरो, करेक्ट है। फोर्स तो नहीं लगा सकती, यूनिफॉर्म फील्ड है, टॉर्क लगा रही है, तो मतलब वर्क हो रहा है, इट इज सपोज्ड टू बी द वर्क ओवर देयर। और अगर आप इसको रिवर्स से डिफ्लेक्ट करना चाहते हो, फील्ड तो हमेशा अपनी तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, अगर आप रिवर्स डिफ्लेक्ट करना चाहते हो, सो देन यू विल हैव टू मूव इट ओवर हियर, आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। सो वर्क डन एक्सप्रेशन दैट इज सपोज्ड टू बी इक्वल टू एज टॉर्क इनटू डी थीटा, ये डीडब्ल्यू लिख लेते हैं, स्मॉल वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग द डाइपोल इन द फील्ड। अब टॉर्क कितना है, पीई साइन थीटा, सो दैट इज पीई साइन थीटा इनटू डी थीटा, करेक्ट। सो वर्क डन इंटीग्रेट कर लो, सो दैट बिकम्स पी इनटू ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा, लिमिट्स लगा दो, थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल, सो हेंस दैट बिकम्स पी इनटू ई इनटू कॉस थीटा इनिशियल एंड माइनस कॉस थीटा फाइनल। ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, दैट इज फॉर द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन फ्रॉम थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल, क्योंकि फील्ड निरंतर उस पर काम कर रही है, क्योंकि टॉर्क लग रहा है और उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो वर्क डन कैसे निकला, टॉर्क इनटू डी थीटा, सिंपली डन, सिंपली डन।
अब उसकी ओरिएंटेशन अगर चेंज हो रही है तो भाई इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, और वर्क डन वैसे भी क्या होता है, दैट इज कमिंग एज अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इसको लिख सकते हैं एज इक्वल टू माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा फाइनल माइनस ऑफ माइनस पीई एज कॉस थीटा इनिशियल। एडजस्ट करके बात बराबर है, ये माइनस माइनस प्लस है, पहली टर्म होगी और ये दूसरी टर्म माइनस है, एंड दिस इज रिटन एज इक्वल टू यू फाइनल minus of u initial, and that fits in, that is a work done as equal to the change in the potential energy, right, a change in potential energy. So the potential energy in the initial position में check करो, that's minus pe cos theta initial and u final, that is equal to minus pe cos theta final. So general expression for the potential energy, that's minus of pe cos theta, और क्योंकि थीटा पी और ई के बीच का एंगल है तो आप इसको आराम से लिख सकते हो एज माइनस ऑफ पी डॉट ई, माइनस साइन ध्यान रहे, एज माइनस ऑफ पी डॉट ई, माइनस साइन हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में स्टेबिलिटी के लिए आता है। ये टॉर्क का एक्सप्रेशन है, दैट इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, दैट्स पी क्रॉस ई एज एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क, और सेम दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट से आपको क्या मिलता है, पोटेंशियल एनर्जी, और सेम दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से आपको क्या मिलता है, टॉर्क मिलता है, सेम दोनों वेक्टर्स, राइट। तो अब ये एक्सप्रेशन जो है पोटेंशियल एनर्जी का, वैसे तो क्वेश्चन आएगा तो आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, पर ये हमें एक आर्टिकल में हेल्प करता है, उस आर्टिकल को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि किसी भी तरीके का मैकेनिकल एक्शन नहीं हो रहा है, मतलब रोटेशन भी नहीं हो रही है, लीनियर ट्रांसलेशन भी नहीं हो रही है, मतलब सीधा सीधा फोर्स भी जीरो आ रही है, टॉर्क भी जीरो आ रही है। अब भाई देखो यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स तो हमेशा जीरो है, पर टॉर्क कभी कभी जीरो है, सिर्फ दो एंगल पे, या तो जीरो पे या तो 180 पे। अगर आप 0 डिग्री पे देखो तो फोर्स जीरो टॉर्क जीरो, है ना, 180 पे देखो फोर्स जीरो टॉर्क जीरो, सो दोनों ओरिएंटेशन में फर्क नहीं पड़ पा रहे। दोबारा से अगर थीटा इक्वल टू जीरो पे देखते हैं यूनिफॉर्म फील्ड में तो टॉर्क जीरो आ रही है, फोर्स तो पहले से जीरो है, और अगर आप 180 डिग्री पे देखते हो तो भी टॉर्क जीरो आ रही है, फोर्स जीरो आ रही है, तो आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे। तो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए दोनों ओरिएंटेशन में हम इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं एज अ पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन, और उससे हम क्या हासिल करते हैं, दैट्स द स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो दो कंडीशंस बनाते हैं, दो ओरिएंटेशंस बनाते हैं डाइपोल मोमेंट की, ये यूनिफॉर्म फील्ड है और इस यूनिफॉर्म फील्ड में हम डाइपोल को प्लेस करते हैं। सो डाइपोल को या तो इस तरीके से प्लेस करा या इस तरीके से प्लेस करा, मतलब इस केस में थीटा जीरो हो गया, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, दोनों के बीच का एंगल जीरो है, और यहां पे डाइपोल मोमेंट इस तरफ हो गई और इन दिस डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल आपका 180 डिग्री आ गया। पहले वाले केस में फोर्स जीरो टॉर्क भी जीरो क्योंकि एंगल जीरो है, दूसरे वाले केस में फोर्स जीरो टॉर्क जीरो, इसका मतलब दोनों कंडीशन किसकी होगी, इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम है, यहां तक कोई फर्क नहीं है, लेकिन जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी यूज करोगे तो दैट इज माइनस पीई कॉस जीरो, क्योंकि थीटा जीरो है, सो दैट बिकम्स माइनस ऑफ पी इंटू ई, और यहां पे जैसे यूज करते हो सो दैट इज माइनस पीई कॉस ऑफ 180, कॉस 180 कितना -1 है, दैट बिकम प्लस ऑफ पी इंटू ई। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी माइनस है तो इसका मतलब दैट इज स्टेबल, हेंस इट इज नोन एज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, क्योंकि नेगेटिव साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी मतलब जितना नेगेटिव होता जाता है तो इट इज अचीविंग द स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी स्टेबिलिटी कर्व से हमें पता है कि जब मिनिमम स्टेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है तो सिस्टम बिकम्स मोर स्टेबल। इसका मतलब दिस इज अ मोर स्टेबल ओरिएंटेशन रिलेटिव टू दिस ओरिएंटेशन। अब ये तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी स्टेबिलिटी अट्रैक्टिव बिहेवियर, और पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव बिहेवियर। सो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, करेक्ट। और अगर आप इस जगह से इस डाइपोल को हल्का सा डिस्प्लेस करते हो, क्या करते हो, हल्का सा डिस्प्लेस करते हो लाइक दिस, बाय स्लाइट डिस्प्लेसमेंट थीटा, आपने डिस्प्लेस करा, सो जो फील्ड है वो तुरंत इसके ऊपर रीस्टोरिंग टॉर्क लगा देगी। क्या करेगी,
रीस्टोरिंग टॉर्क लगा देगी इफ द डाइपोल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो फिर तुरंत उसको वापस लेकर आएगी, लेकिन तब तक उसमें मोशन क्रिएट हो जाएगा क्योंकि भाई उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, टॉर्क से अल्फा आएगी, अल्फा से एंगुलर स्पीड आएगी, तो इसका जब मीन पोजीशन पे ये पहुंचेगा तो उसकी ओमेगा आ जाएगी क्योंकि मीन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होती है, तो ये ओवरशूट करेगा, तो ओवरशूट करेगा मतलब यहां पर आ जाएगा। सो फिर से फील्ड उसको दोबारा इधर लगाएगी, इस तरफ टॉर्क लगाएगी, सो इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग अबाउट दिस पोजीशन इफ इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो उसके ऊपर रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है, रीस्टोरिंग लिखा है तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस साइन क्या शो करता है, रीस्टोरिंग बिहेवियर। कितना टॉर्क है, दैट इज पी क्रॉस ई, मतलब पी ई साइन थीटा, इस समय पे ओरिएंटेशन कितना है थीटा, और थीटा कम है, इट्स अ स्लाइट डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलेंगे, स्लाइट डिस्प्लेसमेंट, है ना, स्लाइट डिस्प्लेसमेंट। स्लाइट डिस्प्लेसमेंट किसका साइन होता है, एसएचएम का, किसका, एसएचएम का, इसका मतलब साइन थीटा को आप थीटा अप्रोक्सीमेट कर लो, सो टॉप को लिखोगे आई अल्फा एज अप्रोक्सीमेट माइनस पीई थीटा, सो अल्फा बिकम्स माइनस पीई अपॉन आई इनटू थीटा, और ये सारी कहानी किधर चली गई, एसएचएम पे चली गई, ऑसिलेट कर रहा है, और कैसे कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेट कर रहा है, सो अल्फा दैट बिकम्स माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा, स्टैंडर्डाइज इक्वेशन आ गई एसएचएम की, कंपेयर कर लोगे, सो इन कंपैरिजन यू गेट ओमेगा स्क्वायर एज इक्वल टू पी इनटू ई अपॉन आई, सो देयरफॉर द ओमेगा बिकम्स रूट ऑफ पी इनटू ई अपॉन आई, ये एंगुलर स्पीड आ गई, दोनों को कंपेयर करके ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन आई, और फिर आपको टाइम पीरियड मिल जाता है एज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, एंड दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन पी इनटू ई, दैट्स एक्सप्रेशन फॉर योर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ डाइपोल, राइट। सो ये डाइपोल के आर्टिकल्स हैं, ये डाइपोल के आर्टिकल्स हैं, 4-5 आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल है दैट इज व्हाट इज अ डाइपोल मोमेंट, दूसरा आर्टिकल आपका डेरिवेशन ऑन द एक्सियल लाइन, तीसरा डेरिवेशन ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, एंड देन the torque experience and the force experienced by the dipole, the work done on the dipole in the uniform field, the potential energy of the dipole in the field, and then the condition of stable and unstable equilibrium, and then finally the oscillations of the dipole. ये articles हैं of the case of the electrical dipole. जनरल पॉइंट पे भी इसका एक्सप्रेशन होता है, हालांकि उसकी डेरिवेशन नहीं है, पर एक्सप्रेशन तो हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम जनरल पॉइंट ले लें, मतलब ये डाइपोल है आपका, ये एरो पॉइंट क्या शो करता है कि यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे नेगेटिव चार्ज है, एंड दैट इज योर डाइपोल मोमेंट, ये इसका सेंटर है, और पॉइंट कहीं यहां पर है, जैसे जनरल पॉइंट, इस जनरल पॉइंट को यहां से ज्वाइन करोगे, ये ज्वाइन दिस, तो इस ओरिएंटेशन को बोलेंगे थीटा और इसको आर, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आर कॉमा थीटा, व्हाट इज दिस, आर कॉमा थीटा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो जनरल एक्सप्रेशन है फील्ड का, दैट इज केपी अपॉन आर क्यूब एंड अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, दैट्स अ जनरल एक्सप्रेशन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, जनरल एक्सप्रेशन। उसमें दो तरीके की फील्ड आती है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और जो उसका रिजल्टेंट होता है वो कहीं यहां पर आता है, दैट्स अ डायरेक्शन ऑफ द नेट फील्ड, और उसका जो एंगल बनता है यहां से डाइपोल मोमेंट के साथ में, वो ये कंप्लीट एंगल होता है, मतलब ये अल्फा होगा और ये वाला एंगल थीटा होगा, तो कंप्लीट एंगल अल्फा प्लस थीटा हो जाता है, कंप्लीट एंगल। तो वहां पे भी रिलेशन है, दैट इज tan ऑफ अल्फा एज इक्वल टू योर tan ऑफ थीटा अपॉन 2, ये एक्सप्रेशन वहां से आपको मिल जाता है, डेरिवेशन से, डेरिवेशन हमने पहले करी हुई है, अब सीबीएसई में ये वाली डेरिवेशन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करा रहा हूँ, रेगुलर लेक्चर्स में हमने वो डेरिवेशन करी हुई है, राइट। तो ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का फायदा क्या है कि अगर थीटा 0 है, थीटा 0 है तो cos 0 1 हो जाएगा, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, तो फील्ड की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 kp/r³, और ये इसकी मैक्सिमम फील्ड हो जाएगी, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 पे cos थीटा 1 हो जाता है और वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब एक्सेस पे जो वैल्यू होती है वो बेसिकली मैक्सिमम होती है, करेक्ट। इस फॉर्मूले को रीड करने का तरीका, और अगर हम थीटा की वैल्यू को 180 डिग्री रख लेते हैं, कितना 180 डिग्री रख लेते हैं, सो थीटा की वैल्यू को 90 रख लो, 180 रखोगे तो कोई फायदा नहीं है, सेम आ जाएगी, थीटा की वैल्यू को 90 रख लो,
तो फिर cos थीटा की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो 180 क्यों बोला, वो भी 180 रखते तो हम सोचते कि cos 180 -1 हो जाएगा, पर ये तो cos स्क्वायर फंक्शन है, तो cos स्क्वायर थीटा मैक्सिमम हो गया, यहां पे cos स्क्वायर थीटा 0 हो गया, मतलब cos स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू आ गई। तो अगर मिनिमम वैल्यू आ गई तो इसका मतलब फील्ड भी मिनिमम हो गई। तो मिनिमम मतलब cos स्क्वायर थीटा 0, तो ये पूरी 0, सो दैट बिकम्स kp अपॉन r क्यूब। तो दिस बिकम्स योर मिनिमम वैल्यू। पर अगर ध्यान से देखें तो ये वैल्यू कहां पर आ रही है, इक्वेटर पे आ रही है, राइट। सो इक्वेटर पे जो वैल्यू होती है वो क्या रहती है, मिनिमम, और एक्सिस पे जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, मैक्सिमम। इसका मतलब जो फील्ड होती है दैट लाइज बिटवीन दीज टू वैल्यूज, दैट इज बिटवीन kp अपॉन r क्यूब जो कि इक्वेटोरियल वैल्यू है, 2 kp अपॉन r क्यूब जो कि मैक्सिमम वैल्यू। तो कभी भी 2.5 वैल्यू नहीं आ सकती है ना, कभी भी 0.7 kp by r क्यूब ऐसी कोई वैल्यू नहीं आ सकती। इट लाइज बिटवीन kp by r क्यूब एंड 2 kp अपॉन r क्यूब। दैट्स योर आर्टिकल फॉर अ इलेक्ट्रिकल डाइपोल, फॉर द इलेक्ट्रिकल डाइपोल। ये इसके सारे आर्टिकल हैं। तो आज का सेशन हम यहाँ पे रोकते हैं और कल दोबारा सेशन लगाएंगे दोबारा, उसके अंदर एक तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पूरा देखेंगे, गॉस लॉ के एप्लीकेशंस देखेंगे, और साथ में हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कल के सेशन में करेंगे, राइट। तो आज के लिए साइन आउट करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में जैसे मैंने बताया कंटेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, ये पूरा आर्टिकल एक एक डेरिवेशन करेंगे हम, लाइन चार्ज की, शीट ऑफ चार्ज की, है ना, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन और स्फीयर डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारी डेरिवेशन देखेंगे, और साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे और एचओटीएस के क्वेश्चंस भी देखेंगे, राइट। सो विल मीट टुमारो वंस अगेन, थैंक यू फॉर नाउ।